हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, कहानी एक देश की जो आपका हमसाया है पाकिस्तान। कहानी एक ऐसे देश की जिसको देश की डेफिनेशन शायद या तो वो भूल चुका है या फिर उस देश की डेफिनेशन उसको याद नहीं, या तो वो भूल चुका है या फिर उसे पता नहीं है। न जाने क्यों ऐसा हो रहा है, या फिर यूँ कहें कि वहाँ के राजनीतिक जो पार्टियां हैं, वहाँ जो सेना है जिसका वहाँ पर रूल चलता है, वो लगातार इस तरीके से हरकतें कर रही हैं कि दिन प्रतिदिन वो अपने देश को गिरवी रख रही हैं, बेच रहे हैं। और ये जो आज का वीडियो, जी हाँ बिल्कुल, ये जो आज का जो वीडियो है मैं आप लोगों के लिए इसलिए ही बना रहा हूँ और ख़ासकर अपने यूपीएससी के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ कि दोस्तों देश कैसे बिकता है, यहाँ आप देखेंगे एक देश किस तरीके से बिकता है और देश कैसे अपना सब कुछ गुम करता है, वो ऐसे यहाँ पर देखा जाएगा। तो असलियत में जब देश की डेफिनेशन पढ़ें और पाकिस्तान किस तरीके से बिक रहा है, कैसे पाकिस्तान चाइना का गुलाम बनता जा रहा है, उसके ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसको एक प्रॉपर वे में इस तरीके से देखें कि ये पूरा टोटली इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है, जो कि यूपीएससी के डिफरेंट डायमेंशंस में पूछा जा सकता है। अलग अलग तरीके से जब ये पूछा जाएगा तो उसके अंदर आप लोगों को ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स लिखने पड़ेंगे अलग अलग डायमेंशंस में। नॉर्मली हम क्लास में तो इसको कंपाइल करके एक फॉर्म में पढ़ा ही देते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि 1 अगस्त से ऐप लॉन्च कर रहे हैं। उस ऐप में यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई हैं, जिससे आप अपनी बहुत ही कम लागत या ना के बराबर जो सिर्फ डाटा, बहुत ही कम डाटा खर्च करके आप अपनी यूपीएससी की तैयारी लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब ये ऐप लॉन्च हो जाए तो दोस्तों हमारी उस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए आप थोड़ा सा हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस वगैरह को शेयर कीजिए। और अब आप अगर मेरे से बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर आकर आप आराम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं आपसे फेस टू फेस बात करता हूँ, फेस टू फेस इन द सेंस आपके सवालों के जवाब लगातार देता हूँ और जिस भी तरीके से है मैं कॉन्टीन्यूसली आपसे कॉन्टैक्ट में रहता हूँ। तो दोस्तों, टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। टॉपिक का नाम है पाकिस्तान चाइना का गुलाम किस तरीके से बनता जा रहा है, और इस चाइना की गुलामी के अंदर वो इस तरीके से मशगूल हो चुका है कि वो भूल ही चुका है कि वो देश क्या है या वो अपनी व्यवस्था क्या है। और यहीं पर अब उसे देखा जाए तो दोस्तों, असलियत में ये देश पाकिस्तान अब किसी भी देश, चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश, कोई भी एक देश है, जो एक मेन देश की बात मैं कर रहा हूँ, उसके अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब ये है कि वो देश अपने डिसीजंस खुद ले रहा है, चाहे वो इकोनॉमी के मामले में हो, चाहे वो पॉलिटी के मामले में हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस यानी विदेश नीति के मामले में हो। सारे के सारे निर्णय वो देश जब खुद ले रहा होता है तो उसी देश को, तभी उस देश को सॉवरेन नेशन यानी एक संप्रभु राष्ट्र कहा जाता है। शायद ये डेफिनेशन, जिसके अंदर सॉवरेनिटी के वो जो डेफिनेशन है, वो पाकिस्तान जो है वो भूल चुका है। उसके पीछे रीजन समझिए। मैं कुछ आपको प्रूफ देना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान किस तरीके से इन सारे के सारे रिलेशंस को या इस डेफिनेशन को भूल चुका है। असलियत में जब साल 2013 आया तो 2013 के साल के अंदर पाकिस्तान, चाइना के जो प्रीमियर हैं शी जिनपिंग, उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एक इनिशिएटिव बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और इसी का एक एक्सटेंडेड पोर्शन था सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि ग्वादर पोर्ट से शुरू होना था दोस्तों, जो कि ग्वादर पोर्ट से शुरू होना था। और ग्वादर पोर्ट से होते होते ये लगभग पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए, लगभग क्या पूरे ही पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए काशगर चाइना तक जाता है। और इसमें बड़ा हिस्सा जो है वो भारत के हिस्से, जो मतलब भारत के कश्मीर के हिस्से से भी जाता है, जो इस समय पर पाकिस्तान के कब्जे के अंदर है। दोस्तों, ठीक है, कोई भी देश है वो एक गलत काम कर रहा है, उसने कब्जा कर रखा है और सब चीजें हैं। सवाल यहां से एक कदम आगे आता है कि इस सीपैक प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो शुरू में ये 45 बिलियन डॉलर का, 45 बिलियन डॉलर का जो प्रोजेक्ट था, उसकी कीमत 2017 के अंदर बढ़ाकर, 62 बिलियन डॉलर कर दी। और आजकल खबरें आ रही हैं कि ये 62 बिलियन डॉलर और ज़्यादा बढ़कर 64 बिलियन डॉलर हो चुका है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट। हालांकि इसके बहुत सारे टर्म्स, कंडीशंस और सब चीज़ों की डिस्क्लोज नहीं हो पाया है, और यहाँ तक कि हिडन जो चार्जेस हैं और जो हिडन जो कर्जे हैं और हिडन जो टैक्सेस हैं या हिडन
इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में एक बार को तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी बयान है कि इनकी टर्म्स कंडीशंस क्लियर करोगे किस तरीके से ये बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट या फिर जो CPEC है ये चल रहा है। लेकिन मामले को रफा दफा कर दिया गया, मामले को दबा दिया गया। अब जब मामले को दबा दिया तो असलियत में थोड़ा सा ये समझिए कि इतनी भारी इन्वेस्टमेंट का क्या पाकिस्तान को फायदा हुआ। तो दोस्तों इतनी भारी इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान को फायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके पीछे बात को समझिएगा। $62 बिलियन का अगर मामला देखते हैं तो असलियत में सोचकर देखिए, पैसा आपके देश में आया, आपका फायदा तभी होगा, पैसा आपके देश में आया तो आपका फायदा तभी होगा जब आपके वहां पर रोजगार डेवलप हो, वहां पर आपके मशीनें बने और सब चीजें बने। असलियत में बड़ा जो सिस्टम है वो मशीन्स का था, जहाँ कहाँ से मंगाई गई, चाइना से मंगाई गई। इसके बाद उसका दूसरा बड़ा हिस्सा जो है वो एम्प्लॉयमेंट का था। अब चाइना के पास, अमेरिका, क्या नाम है, पाकिस्तान के पास तो इतना ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं या इतनी बड़ी स्किल्ड लेबर थी नहीं कि पूरे के पूरे CPEC को खुद ही डेवलप कर पाए। इसलिए एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ जो लेबर वर्कर्स थे उन वर्कर्स को कहाँ से बुलाया गया, चाइना से बुलाया गया। अब ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद बहुत सारा मैच्योरिटी मटेरियल जिसमें स्टील और दूसरी चीज़ें हैं वो कहाँ से मंगवाई गई हैं कि जी चाइना से मंगवाई गई हैं। असलियत में आप सोचकर देखिएगा कि $62 बिलियन जब आया तो मशीन्स पाकिस्तान से आ गए, मशीन्स चाइना से आ रही हैं। स्किल्ड लेबर और हाईली स्किल्ड लेबर और हाई पेइंग लेबर जो है वो सारी की सारी चाइना से आ रही है। स्टील चाइना से आ रहा है, अदर इंस्ट्रूमेंट्स चाइना से आ रहे हैं। रही सही कसर जो पैसा इस $62 बिलियन के अंदर बचा होगा पाकिस्तान को, उससे आर्म्स और एम्यूनिशंस जो हैं, आर्म्स चाइना के खरीद लिए। और यही रीज़न है आज के दिन पाकिस्तान के 73% जो आर्म्स हैं वो चाइना से आ रही हैं। शॉर्ट में आप समझने की कोशिश समझिएगा, जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूं कि असलियत में कहने को तो चाइना ने पाकिस्तान के अंदर $62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया कहने को तो, लेकिन असलियत में इसका 10% हिस्सा भी पाकिस्तान के अंदर नहीं रहा और सारा का सारा पैसा जो है वो अलग अलग तरीके से सीधा घूम फिर के चाइना चला गया। यानी असलियत में व्हाट पाकिस्तान गॉट, पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान को मिला डेट, कर्ज। कितने का? $62 बिलियन का। अब $62 बिलियन का कर्ज मिला तो असलियत में पाकिस्तान ने इस $62 बिलियन के कर्ज के एवज में कहीं ना कहीं ग्वादर के ऊपर बोली लगाई या कुछ भी लगाई, मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन शॉर्ट में यह है कि पाकिस्तान को कर्ज पूरा मिला, कर्ज मिला लेकिन उसके बदले में रिटर्न सिर्फ वो कर्ज तो सर पे रह गया, लेकिन वास्तव में पाकिस्तान की तरक्की नहीं हुई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या FDI की अगर बात की जाती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हुई, तो उससे उम्मीद ये की जाती है कि देश में तरक्की होगी, देश में रोजगार बढ़ेगा, देश के अंदर टेक्निक आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी। लेकिन यहाँ पर चीन कुछ भी नहीं लेके आया, सब चीज़ें बाहर से आई है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे 1853 के अंदर भारत के अंदर रेलवे लाई गई। कहने को तो ये कहा गया कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति होगी, जब मतलब ये सबसे बड़ी क्रांति का जो पदचिन्ह है, जो सबसे बड़ी क्रांति को भारत के अंदर किया गया कि भारत के अंदर ब्रिटिशर्स ने रेलवे लाइन बनाई। लेकिन चाइना भी तो वही पॉलिसी पाकिस्तान के साथ अपना रहा है लूटने की, कि असलियत में मामले को समझिए। ब्रिटिशर्स जब भारत में रेलवे लाइन लेके आए तो इंजन ब्रिटेन से बन के आए, पटरियाँ ब्रिटेन से बन के आई, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट ब्रिटेन से बन के आए, सब चीज़ें ब्रिटेन से बन के आई। इंडिया के अंदर से कुछ नहीं आया, स्टील ब्रिटेन से आया। असलियत में भारत को लूटने का एक जरिया था। और सबसे बड़ी मजेदारी वाली बात, भारत के अंदर जो रेलवे लाइन थी, भारत के अंदर जो रेलवे लाइन बिछी जा रही थी, उसका फायदा भारतीयों को नहीं मिलने वाला था, उसका सारे का सारा फायदा ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को मिला। यहां पर भी तो यही है, यहां पर भी तो यही है कि असलियत में इस सारे CPEC का जो मेजर फायदा है वो पाकिस्तान को थोड़ा ना मिलने वाला है। सारा का सारा जो फायदा है वो चीन को मिलने वाला है, पैसा सारा चीन का, लेकिन कर्जा सारा किसका? कर्जा जो है वो सारा का सारा पाकिस्तान का। तो पहली बात ये कि इकोनॉमी के तौर पर पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। लेकिन समस्या यहां पर ये है कि पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। ये याद रखना
कि पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। अब ये जो गार्जियन ऑफ इकोनॉमी है, इसका अब मामला समझिए कि असलियत में जो अर्थव्यवस्था है, राजनीति उसकी संरक्षक है। जब तक ये राजनीति यानी जब तक ये पॉलिटी फ्री रहेगी, जब तक ये पॉलिटी यानी जब तक ये राजनीति फ्री रहेगी, जब तक वो राजपाट जो है वो फ्री रहेगा, तब तक कभी भी आप किसी देश के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते या अपने मन मुताबिक काम नहीं करवा सकते। अब यहीं से मैनिपुलेशन शुरू हो चुका है और धीरे धीरे वो जो सी पैक अथॉरिटी है उसको जानबूझकर इतना ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। सी पैक अथॉरिटी को इस तरीके से बनाया गया और जानबूझकर इतना ज़्यादा मजबूत किया गया कि अब असलियत में सी पैक अथॉरिटी के सामने कोई खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। देखो दोस्तों, जब ये सी पैक प्रोजेक्ट बना तो सबसे बड़ी बात तो उसी टाइम चाइना ने समझा दिया कि सी पैक प्रोजेक्ट के सामने कोई नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की इसमें मंजूरी नहीं ली गई, और क्योंकि पार्लियामेंट की यहाँ पर मंजूरी नहीं ली गई तो समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट का इसमें इंटरफेरेंस था ही नहीं। उसके बाद सी पैक अथॉरिटी बनाई गई और उस सी पैक अथॉरिटी को पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन के अंडर में लाने की कोशिश की गई, मतलब इसके पैरेलल पाकिस्तान प्लानिंग मिनिस्ट्री के कंट्रोल में रखने की कोशिश की गई। तो चाइना ने साफ मना कर दिया कि प्लानिंग मिनिस्ट्री के कंट्रोल में नहीं होगा, बस प्लानिंग मिनिस्ट्री इसे रिकमेंडेशंस देती रहेगी और सी पैक अथॉरिटी मानती रहेगी, सिर्फ बताती रहेगी और मानती रहेगी, माने ना माने सी पैक अथॉरिटी की काम मर्जी। अब धीरे धीरे सिस्टम यह है कि इस प्लानिंग मिनिस्ट्री को खत्म किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि सी पैक अथॉरिटी सीधे शी जिनपिंग के अंडर में काम करेगी, इसके अलावा किसी के अंडर में काम नहीं करेगी। और उससे ज़्यादा खास बात यह कि शी जिनपिंग को यह अथॉरिटी मिलने वाली है या ये बातचीत चल रही है कि चाइना को यह अथॉरिटी मिले कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों के खिलाफ जांच की जा सके, दोनों के खिलाफ जांच की जा सके कि अगर उन्होंने सी पैक अथॉरिटी को या सी पैक को रोकने का किसी तरीके का काम किया तो। सोचकर देखिए दोस्तों, यानी आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तक की जांच करवा सकते हो, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तक की जांच करवा सकते हो अगर सी पैक की अथॉरिटी को किसी भी तरीके से रोका गया तो। असलियत में इसका मतलब यह है कि आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को चीन की जबड़ों के नीचे रख दिया, चीन के पंजे के नीचे रख दिया, चीन के हाथ के नीचे रख दिया कि अब जैसा चीन चाहेगा वैसे उनकी गर्दन मरोड़ेगा। सोचकर देखिए, इकोनॉमी के तौर पर आप लोगों के ऊपर कर्जा दिया गया और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक को कंट्रोल में इस तरीके से रख लिया गया कि वो जरा सी आवाज उठाएं, चूं चपड़ करें और अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई बिठा दी जाए, जांच करवा दी जाए। तो ऐसे के अंदर आपकी राजनीति यानी आपकी पॉलिटी जो है वो गुलाम हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे आपकी इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है। और मजे की बात ये कि इस ब्याज, इस कर्ज का जो डेट है और इंटरेस्ट है वो इतना ज़्यादा रखो कि पाकिस्तान उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में वापस लौटा ही ना सके। अब जब पाकिस्तान उसे लौटा ही नहीं पाएगा तो उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि हमेशा इकोनॉमिक क्राइसिस रहेगा, और जैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस रहेगा, आर्थिक संकट रहेगा, पाकिस्तान के अंदर कंगाली रहेगी या पैसे की किल्लत रहेगी। ये इकोनॉमिक क्राइसिस को झेलने के लिए प्रधानमंत्री महोदय चाइना के पास जाएंगे, चाइना थोड़ा बहुत और कर्ज देगा, जब और कर्ज देगा तो कर्ज बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज उतना ही कम होगा, और जिस देश के पास फॉरेन एक्सचेंज जितना ज्यादा कम होगा वो देश उतना गरीब कहलाएगा। गरीब को मैनिपुलेट करना आसान है, गरीब को थोड़े पैसों में ज्यादा हैंडल किया जा सकता है। यही सिचुएशन यहां पर है। गरीब बनाया गया पाकिस्तान को, चाइना के ऊपर डिपेंड किया गया पाकिस्तान को, और आज के दिन ये बिल्कुल वैसा ही सिनारियो क्रिएट कर दिया जैसे अंग्रेज़ों ने भारत के साथ 1850 के बाद किया। हर काम किया लेकिन अपने पैसों से, अपनी तकनीक से, हर चीज़ अपने पास, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत के पास ना तो तकनीक आई, ना रोजगार आया, ना ही पैसा आया। गरीबी वैसी की वैसी बनी रही, और जब वो रेलवे आई तो उसने उल्टा भारत के ही इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद किया। एग्जैक्टली वही सिनारियो, एग्जैक्टली वही सिचुएशन, वही समस्या जो है आज के दिन पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है। पैसा चीन का,
इन्वेस्टमेंट चीन का, लोग कहाँ से आए? चीन से आए, लेबर चीन से आई है, सामान चीन से बन के आ रहा है, सब चीज़ें चीन से। और उसके बाद खास बात ये कि उस रोड से सामान चीन का बन के पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, और उस रोड का पाकिस्तानी तो ज़्यादातर इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे। उस पूरे के पूरे रोड का जो मैक्सिमम इस्तेमाल है वो चीन करेगा, चीन अपनी तरक्की के लिए करेगा। गुलामी की और कोई परिभाषा नहीं होती, यही होती है। आप ना तो अपने आर्थिक मुद्दों पर बोल सकते, ना ही अपने राजनीतिक मुद्दों पर बोल सकते। आपकी राजनीति जो है किसी दूसरे देश की गुलाम हो चुकी है, और जरा जरा से निर्णय लेने के लिए आपको उनसे पूछना पड़े, यही गुलामी होती है। और पाकिस्तान चीन का इसी तरीके से गुलाम बनता जा रहा है। ओपनली अपने पाकिस्तानी भाइयों को समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों, मत जाओ ऐसे नफ़रत के चक्कर के अंदर। इतनी नफ़रत की आप लोगों ने कि आप खुद को भुला बैठे। तुम लोगों ने, पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तानियों से इतनी नफ़रत की कि आज के दिन खुद को भुला बैठे। विनाश जो तुम्हारा पूरी दुनिया देख पा रही है उसे समझो। पाकिस्तानी भाइयों को मैसेज यही है कि जो आपका विनाश, आपकी जो बर्बादी दुनिया देख पा रही है उसे समझो। चीन के हाथों गिरवी होते जा रहे हो, आप गुलाम होते जा रहे हो। ये नियो इंपीरियलिज्म है, ये नया उपनिवेशवाद है, नया साम्राज्यवाद है, नियो कॉलोनियलिज्म है। और ये जो नियो कॉलोनियलिज्म है ये आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा आपको। इसके दो नतीजे होंगे, या तो पाकिस्तान को विश्व युद्ध में उलझकर, पाकिस्तान को दो बड़े देशों की लड़ाई में उलझकर अपने टुकड़े करवाने पड़ेंगे, या फिर आगे आने वाले हो सकता है 100, 150, 200 साल आप चीन के गुलाम रह जाओ। कम से कम भले ही चीन के जो लोग हैं वो आपको खुले तौर पर ना दिखाई दें, लेकिन आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के पीछे चीन दिखाई देगा। पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है, आपको नज़र नहीं आ रहा। ये मेरे पाकिस्तानी भाइयों के लिए मैसेज है, और मेरे जितने इंडियन भाई हैं उन सब के लिए यही सिचुएशन है कि आप टेंशन ना लें, आप बिल्कुल सेफ़ हैंड्स में हैं। चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप मैच्योर्ड इनफ है। मैं किसी पार्टी विशेष की तारीफ़ नहीं कर रहा। आपकी जब कांग्रेस ने रूल किया तब भी अच्छा किया, बीजेपी कर रही है तब भी अच्छा कर रही है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में मैं इतना ही। हमारी ऐप के साथ हमसे जुड़े, धन्यवाद।